नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, अगर दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय निगरानी संस्था किसी देश से कहे कि आपकी बैंकिंग व्यवस्था, हवाला नेटवर्क, मनी लॉन्ड्रिंग जांच और आतंक वित्त पोषण रोकने की क्षमता अभी भी कमजोर है, तो इसका मतलब केवल एक रिपोर्ट नहीं होता। इसका मतलब होता है दुनिया उस देश की वित्तीय प्रणाली पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर रही। 20 जून 2026 को एफएटीएफ ने अपनी नई समीक्षा जारी की। नेपाल को उम्मीद थी कि वह ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की दिशा में मजबूत प्रगति दिखाएगा, लेकिन एफएटीएफ ने साफ कहा है कि नेपाल अभी भी ग्रे लिस्ट में रहेगा। सवाल यह है कि आखिर नेपाल से गलती कहां हो रही? क्या सिर्फ तकनीकी समस्या है या इसके पीछे नेपाल की राजनीति, कमजोर संस्थाएं, हवाला नेटवर्क, सीमा पार तस्करी और क्षेत्रीय भू राजनीति की बड़ी कहानी छुपी हुई? आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार पूर्वक आप सभी के साथ चर्चा करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए ध्यान से और धैर्यपूर्वक पूरा सुनिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और आज का टॉपिक है नेपाल को बड़ा झटका, क्या नेपाल खतरे में है? एफएटीएफ को नेपाल पर भरोसा नहीं। काठमांडू पोस्ट ने कवर किया है, लिखता है नेपाल स्टिल ऑन ग्रे लिस्ट एज एफएटीएफ शेयर इट्स रिव्यू रिपोर्ट। तो एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में क्यों फंसा है नेपाल, ये जानने से पहले हम समझते हैं सबसे पहले कि ये एफएटीएफ है क्या। साथियों, एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना 1989 में G7 देशों के द्वारा की गई थी। G7 जिसका अभी आपने मीटिंग जो है वो फ्रांस में देखा था। इसका उद्देश्य ये था कि दुनिया भर के मनी लॉन्ड्रिंग यानी आतंकवाद के वित्त पोषण यानी कि टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और विनाशकारी हथियारों के प्रसार के वित्त पोषण को जो है रोका जाए। सरल शब्दों में कहें तो एफएटीएफ यह देखता है कि कोई देश अपने बैंकिंग सिस्टम और वित्तीय तंत्र का उपयोग अवैध धन, हवाला नेटवर्क, आतंकवादी फंडिंग या प्रतिबंधित गतिविधियों के लिए तो नहीं कर रहा है। अब दूसरा प्रश्न है कि ये ग्रे लिस्ट क्या होता है। साथियों, जब एफएटीएफ को लगता है कि किसी देश की वित्तीय प्रणाली खराब है, किसी देश की वित्तीय प्रणाली में गंभीर कमियां हैं, लेकिन वह देश उसे सुधारने में सहयोग नहीं कर रहा है, तो उसे ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। ग्रे लिस्ट का मतलब यह नहीं है कि देश अपराधियों को समर्थन कर रहा है। इसका मतलब है कि एफएटीएफ उस देश की निगरानी कर रहा है, उससे सुधारात्मक कदम उठाने की अपेक्षा कर रहा है। दूसरा है कि ब्लैकलिस्ट क्या होता है। साथियों, ब्लैकलिस्ट एफएटीएफ की सबसे कठोर श्रेणी होती है। इस सूची में वे देश आते हैं जो एफएटीएफ के मानकों का पालन नहीं करते हैं और सुधार के लिए गंभीर प्रयास नहीं दिखाते। ऐसे देशों पर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रतिबंध, निवेश प्रतिबंध, कठोर निगरानी लागू हो सकती है। वर्तमान में नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देश एफएटीएफ के ब्लैकलिस्ट में शामिल है। पाकिस्तान को जून 2028 में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जो है वो डाला गया था। नेपाल की वित्तीय व्यवस्था पर वैश्विक सवाल है क्या? तो एक तो भारत नेपाल सीमा बॉर्डर, हवाला, तस्करी के नए रूट, डिजिटल लेन देन निगरानी और काठमांडू सरकार जो है वैश्विक जांच में है। वित्तीय निगरानी संस्था एफएटीएफ जिसके ऊपर हमने चर्चा किया। और प्रश्न यह भी है कि क्या भारत का काला धन नेपाल के रास्ते जाता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। काला धन मतलब हवाला का धन, सोना तस्करी, नकली मुद्रा, अवैध नगद तस्करी, इन सभी के ऊपर हम बात करेंगे। और एफएटीएफ ने भारत का नाम क्यों नहीं लिया है? अगर इतना ज्यादा ब्लैक मार्केट जो मनी के बारे में बात होती है, इलीगल मनी ट्रांसफर पर कार्यवाही बढ़ाने को भारत को क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि भारत में इस प्रकार को लेकर बहुत ज्यादा कड़े प्रावधान हैं। पाकिस्तान को जून 2018 में एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में डाला गया और एफएटीएफ का आरोप था कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठन को फंडिंग रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा। लगभग 4 वर्षों तक निगरानी के बाद अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया। अब ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, इसके लगने से होता क्या ये हमें जानना है। तो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट का अंतर क्या दिख रहा है? एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में निगरानी में देश रहेंगे, वित्तीय प्रणाली पर नजर रहेगी, सुधार के लिए समय दिया जाएगा, प्रतिबंध नहीं होंगे लेकिन चेतावनी होगी, निवेशक सतर्क रहेंगे लेकिन निवेश कर सकते हैं। सतर्क इसलिए कि कहीं ऐसा मत हो कि ब्लैकलिस्ट में चला जाए तो मेरा पूरा का पूरा पैसा फंस ना जाए। ब्लैकलिस्ट का मतलब है कि अत्यधिक जोखिम वाला देश है, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध है इसके ऊपर, वित्तीय लेन देन लगभग असंभव है, निवेश पूरी तरह से रुक जाता है, वैश्विक स्तर पर इस देश को अलग थलग जो है वो कर दिया जाता है। हमने कहा कि अगर ग्रे लिस्ट हो जाता है तो इसके क्या क्या आपको नुकसान दिखे। तो विदेशी निवेश के ऊपर हम कहें तो विदेशी निवेशकों का भरोसा कम हो सकता है। निवेशक ऐसे देश में निवेश करने से पहले अतिरिक्त जोखिम का आकलन करेगा जिससे निवेश प्रवाह प्रभावित हो सकता है। बैंकिंग और वित्तीय लागत में वृद्धि हो जाती है। साथ में ग्रे लिस्ट देशों के साथ लेन देन में अतिरिक्त जांच पड़ताल किया जाता है, इससे बैंकिंग प्रक्रिया काफी धीमी हो जाती है। अंतरराष्ट्रीय भुगतान तथा व्यापार की लागत बढ़ जाती है। अंतरराष्ट्रीय विश्वास की कमी हो जाती है, हमने ये बात कहा। तो अंतरराष्ट्रीय विश्वास की कमी का मतलब क्या हो गया? अंतरराष्ट्रीय विश्वास का कमी का मतलब यह हो गया
कि ग्रे लिस्ट में अगर शामिल हो जाता है कोई देश, तो देश की वित्तीय निगरानी प्रणाली में कुछ कमजोरियां जो है मौजूद है। इससे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, निवेशक और वित्तीय बाजार के बीच देश की विश्वसनीयता और प्रभाविता जो है कम हो जाती है। और यही कारण है कि दुनिया का लगभग हर देश एफएटीएफ सिफारिश का पालन करने और ग्रे लिस्ट से बचने की कोशिश करता है। अब प्रश्न ये होता है कि ये नेपाल जो है वो ग्रे लिस्ट में पहुंचा कैसे, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है साथियों। सबसे बड़े प्रश्न के ऊपर अगर हम चलें तो इसकी कहानी की शुरुआत होती है 21 फरवरी 2025 से। उस दिन एफएटीएफ ने नेपाल की वित्तीय प्रणाली की समीक्षा करने के बाद उसे अपने ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया। एफएटीएफ का कहना था कि नेपाल ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए कई सुधार किए, लेकिन अभी भी उसकी व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण कमियां मौजूद हैं। और इसी कारण एफएटीएफ ने नेपाल को तुरंत दंडित करने के बजाय सुधार का अवसर दिया और एक विस्तृत एक्शन प्लान उसको सौंप दिया, जिसमें नेपाल को कहा गया कि आप ये 15 प्लान जो है, इस 15 प्लान पर अगर आप काम कर लेंगे तो हम आपको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल देंगे। जिसमें संदिग्ध वित्तीय लेन देन की बेहतर निगरानी की बात हुई थी, हवाला और अवैध धन नेटवर्क पर नियंत्रण की बात हुई थी, आतंकवादी फंडिंग से जुड़े मामलों के प्रभावी जांच की बात हुई थी, संपत्तियों की जब्ती और कानूनी कार्रवाई को मजबूत करने की बात हुई थी, बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों की निगरानी बढ़ाने की बात हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नियामक ढांचा विकसित करने की बात हुई थी। और नेपाल को इन सुधारों को पूरा करने के लिए लगभग 2 वर्ष का समय दिया गया। जून 2026 यानी कि कल की तारीख में जो है इसकी समीक्षा हुई, और जब समीक्षा हुई तो इस रिपोर्ट पे ये पाया गया कि नेपाल ने कई क्षेत्रों में सुधार तो किए हैं, कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं, लेकिन एफएटीएफ के अनुसार प्रगति अभी पूरी तरह से संतोषजनक नहीं थी। 15 प्रमुख बिंदुओं में से केवल 9 पर पर्याप्त प्रगति दर्ज की गई, जबकि 6 महत्वपूर्ण बिंदु अभी भी कमियां उसमें देखी गई। यानी नेपाल ने सुधार की दिशा में कदम तो बढ़ाए हैं, लेकिन एफएटीएफ ने सभी मानकों को पूरा करने में अभी तक सफलता नहीं पाई। और यही से समस्या शुरू हुई कि नेपाल सरकार को जो उम्मीद थी कि 20 जून 2026 को समीक्षा के बाद उसे ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने का रास्ता मिल जाएगा, वो नहीं मिला। लेकिन एफएटीएफ ने स्पष्ट संकेत भी दिया है कि अगर शेष कमियों को अगर आप दूर कर देते हैं तो नेपाल को सूची से बाहर कर लिया जाएगा, और नहीं करेंगे तो आप इसी में रहेंगे, और हो सकता है कि कहीं भविष्य में अगर खामियां दिखेगी तो आपको ब्लैकलिस्ट में भी हम डाल सकते हैं। और क्या इन कमियों से हमें समझना होगा कि नेपाल के हवाला नेटवर्क, सीमा पार धन प्रवाह और कमजोर वित्तीय निगरानी इसके कारण है? तो इसको समझने के लिए साथियों आपको समझना होगा कि भारत और नेपाल की सीमा को आपको देखना होगा, जो कि एक खुली सीमा है। और सबसे विवादास्पद प्रश्न यहीं से आता है कि क्या भारत का काला धन नेपाल के रास्ते बाहर भेजा जाता है? और इस सवाल का जवाब समझने के लिए हम भारत नेपाल की सीमाओं को एक बार अपने ध्यान में लाएं, क्योंकि हमने कई बार कई टॉपिक्स में उस पर ध्यान दिया है। तो आप ध्यान देंगे कि लगभग 1800 किलोमीटर उत्तराखंड से लेकर सिक्किम तक के क्षेत्र देखेंगे तो 5 राज्यों के साथ लगभग 1800 किलोमीटर लंबी सीमा जो है वो भारत नेपाल के बीच में खुली सीमा है। दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा के एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं। सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोग के बीच दशकों पुराने पारिवारिक और सांस्कृतिक आर्थिक संबंध है, और इसी कारण भारत नेपाल सीमा दुनिया की सबसे खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में से एक मानी जाती है। इस व्यवस्था के कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि वैध व्यापार को बढ़ावा मिलता है, पर्यटन और रोजगार के अवसर मिलते हैं, सीमा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था इससे मजबूत होती है, दोनों देशों के बीच में आवागमन जो है वो बढ़ता रहता है। लेकिन हर खुली व्यवस्था के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी। चुनौतियां किसके लिए? तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौतियां हैं। क्यों चुनौतियां हैं? चुनौतियां इसलिए कि हवाला नेटवर्क हो, सोने की तस्करी हो, नकली मुद्रा का प्रसार हो, अवैध नगद लेन देन हो, सीमा पार वित्तीय अपराध हो। और यही कारण है कि समय समय पर भारत और नेपाल दोनों देशों की एजेंसियां संयुक्त अभियान जो है चलाती है। तो एफएटीएफ ने यहां क्या कहा है, इस बात को भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एफएटीएफ में अगर हम बात करें तो नेपाल के कोऑपरेटिव सेक्टर में हजारों जमाकर्ताओं का पैसा फंसा हुआ है, राजनीतिक विवाद है, कमजोर निगरानी है, इसी को लेकर एफएटीएफ चिंतित है। एफएटीएफ ने नेपाल से कहा कि तुम भैया हवाला और हुंडई पर काम करो, तुम हवाला और हुंडी पे काम करो, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच पर बढ़ावा दो, क्रिमिनल जो भी एसेट्स है उसको जब्त करो, रियल एस्टेट और कोऑपरेटिव मॉनिटरिंग करो, टेरर फाइनेंस को जो है रोको। साथ में जो है भारत इसलिए चिंतित है क्योंकि नेपाल सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है भारत का, अधिकांश व्यापार भारतीय मांगों से पूरे होते हैं। ग्रे लिस्ट का प्रभाव भारत नेपाल व्यापार पर पड़ सकता है। और यह भी ध्यान रखना है कि मनी लॉन्ड्रिंग रियल एस्टेट में बहुत बड़ा है, शेल कंपनियां बनती हैं, कैसीनो में एफएटीएफ की चिंता है, बहुत सारे मेटल्स की ट्रेडिंग जो होती है, हाई रिस्क सेक्टर जो है वो माना जाता है, तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। एफएटीएफ ने अपनी समीक्षा में भारत का कहीं भी नाम नहीं लिया। एफएटीएफ की रिपोर्ट में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि भारत का काला धन व्यवस्थित रूप से नेपाल के रास्ते भेजा जा रहा है, लेकिन एफएटीएफ ने नेपाल से ये अवश्य कहा है कि इलीगल मनी ट्रांसफर नेटवर्क पर कार्रवाई बढ़ाए, संदिग्ध वित्तीय लेन देन की निगरानी मजबूत कीजिए, हवाला जैसे अनौपचारिक चैनलों पर नियंत्रण बढ़ाइए, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों पर अधिक प्रभावी जांच कीजिए। और यही वो बिंदु है जहां नेपाल रूट की चर्चा बहुत ज्यादा तेज हो जाती है।
इसलिए तथ्यात्मक रूप से अगर हम कहें तो यह कहना गलत होगा कि एफएटीएफ ने भारत के काले धन के लिए नेपाल को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन यह भी सच है कि खुली सीमा, नगद लेन देन, अनौपचारिक वित्तीय नेटवर्क के कारण भारत नेपाल सीमा लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में रही है और यही वजह है कि एफएटीएफ नेपाल की वित्तीय निगरानी को और मजबूत करने की अपेक्षा नेपाल से कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नेपाल को ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए इन प्रमुख कमियों को अगर दूरी कर लेंगे तो हो जाएगा? क्या हवाला और हुंडी को जो है कम कर ले? तो आपके दिमाग में होगा कि हवाला होता क्या है। साथियों, हवाला के बारे में अगर हम बात करें तो हवाला और हुंडी नेटवर्क पे अगर देखें तो हवाला एक अनौपचारिक धन हस्तांतरण प्रणाली है, यानी कि इनफॉर्मल मनी ट्रांसफर सिस्टम है, जिसमें पैसा एक देश से दूसरे देश तक पहुंचता है, लेकिन अक्सर वह पारंपरिक बैंकिंग चैनलों से नहीं होकर गुजरता है। हवाला का मूल आधार क्या होता है? विश्वास, एजेंटों का नेटवर्क, आपसी हिसाब किताब। मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक देश से दूसरे देश पैसा भेजना है, तो वह स्थानीय हवाला ऑपरेटर को नगद देगा, फिर दूसरे देश में मौजूद उसका साझेदार उतनी ही राशि लाभार्थी को दे देगा। बाद में दोनों ऑपरेटर अपने खातों का निपटान अलग अलग तरीकों से कर लेते हैं। बैंकिंग सिस्टम के बाहर पैसा ट्रांसफर जो है उससे किया जाता है और इसी को जो है वो हवाला नेटवर्क की सबसे बड़ी विशेषताओं में एक माना जाता है। अक्सर धन का वास्तविक प्रवाह बैंकिंग रिकॉर्ड में होना चाहिए। रिकॉर्ड में दिखता नहीं है, लेकिन मूल्य का एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरण हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी मूल्य को जो है वह भेजना है भारत में, तो मान लीजिए कि दुबई से उसको नेपाल भेजा गया, नेपाल से भारत आया। मान लीजिए भारत से जो है वो कहीं और भेजना है, दुबई भेजना है, तो भारत से नेपाल गया और नेपाल से जो है वो दुबई गए। तो अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियां समय समय पर जो है ऐसे मामलों का खुलासा करती रहती है जहां कई देश के बीच जटिल वित्तीय नेटवर्क का उपयोग किया गया। तो ये बात आपने हवाला के संदर्भ में जो है वो समझा। अब मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग को समझने के लिए हमें तीन प्रमुख चरण जानना है। सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग में अगर हम बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग में सबसे पहला जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है? प्लेसमेंट। दूसरा लेयरिंग और तीसरा इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि इसमें अवैध रूप से प्राप्त धन को किसी नए तरीके से वित्तीय प्रणाली में प्रवेश कराया जाता है, जैसे कि नगद धन को व्यापार, जमा राशि, अन्य लेन देन के माध्यम से इस प्रणाली में शामिल किया जाता है। दूसरा लेयरिंग, ये सबसे जटिल प्रक्रिया माना जाता है। इसमें धन को कई खातों, कंपनियों, देशों, लेन देन की परतों से गुजारा जाता है ताकि उसकी वास्तविक उत्पत्ति जो है छिपाई जा सके। बार बार ट्रांसफर, अलग अलग संस्थाओं का उपयोग, सीमा पार लेन देन इस चरण का हिस्सा होता है। और तीसरा होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अंतिम चरण होता है जहां धन को वैध आय के रूप में अर्थव्यवस्था में वापस लाने की कोशिश की जाती है। जब धन की वास्तविक उत्पत्ति छिप जाती है तब उसे निवेश, व्यवसाय, संपत्ति या अन्य आर्थिक गतिविधियों में लगाया जा सकता है। और यहीं से नेपाल का मामला महत्वपूर्ण हो जाता है। नेपाल के बारे में एफएटीएफ की चिंता यह नहीं थी कि नेपाल स्वयं मनी लॉन्ड्रिंग का स्रोत है। चिंता यह थी कि उसकी वित्तीय निगरानी प्रणाली कुछ ऐसी कमियां थी जिनका दुरुपयोग अवैध धन हस्तांतरण नेटवर्क जो है वो कर रहा था और इसी की जो है वो जांच करना था। यानी मुद्दा केवल हवाला का नहीं है, मुद्दा यह है कि क्या कोई देश नेटवर्क की पहचान, जांच और दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम है या नहीं। और एफएटीएफ का मानना है कि नेपाल ने सुधार तो किए हैं, लेकिन अभी भी कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रगति की आवश्यकता है और यही कारण है कि नेपाल को जो है वो ग्रे लिस्ट के अंदर जो है वो डाल दिया गया। अब एक बात और भी ध्यान रखना है, हमें कोऑपरेटिव क्राइसिस के बारे में बात करना है। कोऑपरेटिव क्राइसिस यानी कि जमाकर्ताओं का पैसा फंसा, राजनीतिक विवाद और कमजोर निगरानी। साथियों, कोऑपरेटिव क्राइसिस नेपाल ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई कोऑपरेटिव्स के खिलाफ गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने लाए। आरोप ये थे कि हजारों जमाकर्ताओं का पैसा जो है वह जोखिमपूर्ण निवेश, गलत प्रबंधन और कथित धोखाधड़ी के कारण फंस गया। कई सरकारी सहकारी संस्थाओं ने जमा राशि ले तो लिया है, लेकिन इसकी निगरानी काफी कमजोर थी। वित्तीय रिकॉर्ड और वास्तविक संपत्तियों के बीच अंतर के आरोप लगे। हजारों लोगों ने अपनी बचत वापस ना मिलने की शिकायत की और मामला राजनीतिक विवाद का विषय जो है बना और संसद तक पहुंचा। और इसी को लेकर एफएटीएफ जो है वो बहुत ज्यादा चिंतित है कि अगर कोऑपरेटिव सेक्टर में बड़ी मात्रा में धन के प्रवाह हो रहा है और उसकी निगरानी कमजोर है तो मनी लॉन्ड्रिंग का जोखिम जो है बढ़ सकता है। और इसलिए एफएटीएफ चाहता है कि नेपाल सहकारी संस्थाओं की निगरानी, ऑडिट और रिपोर्टिंग व्यवस्था को जो है वो मजबूत करे। इसके अलावा रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा जो है वो बिजनेस है। रियल एस्टेट के बारे में अगर हम बात करें साथियों, रियल एस्टेट, कैसीनो और शेल कंपनियां दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र माने जाते हैं। यदि संपत्ति खरीदने वाले धन के स्रोत का पर्याप्त जांच ना हो तो अवैध धन को संपत्तियों में जो है वो लगा दिया जाता है। शेल कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो कागजों में मौजूद है लेकिन वास्तविक व्यावसायिक संचालन उसका नगण्य है या बहुत कम है। तो शेल कंपनियों में अगर हम बात करें तो इनका उपयोग वास्तविक मालिक की पहचान छिपाने और जटिल जो भी वित्तीय लेन देन है उसके लिए किया जाता है। तीसरा, कैसीनो की बात करें तो कैसीनो में नगद लेन देन वाले व्यवसाय होते हैं। तो इसी कारण दुनिया के अधिकांश देशों ने कैसीनो
को एफएटीएफ के विशेष निगरानी सूची में रखा हुआ है। इसके अलावा सोना, चांदी, अन्य कीमती धातुओं का व्यापार भी जो है वो इसी के अंतर्गत जो है वो रखा गया है। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो यही है जिनकी इनमें बड़ी मात्रा में मूल्य कम जगह में स्थानांतरित किया जाता है। उसके अलावा हाई रिस्क सेक्टर की बात करें जिसमें नगद लेन की देने की संभावना अधिक होती है, वास्तविक लाभार्थी की पहचान छिप जाती है, संपत्ति और मूल्य को स्थानांतरित करना अपेक्षाकृत आसान होता है, निगरानी कमजोर होने पर मनी लॉन्ड्रिंग का जोखिम बढ़ जाता है। तो एफएटीएफ की जो है इसको लेकर 5 मांगे हैं जिस मांगों के ऊपर काम करना है। एफएटीएफ की 5 मांगे क्या है कि हवाला हुंडी नेटवर्क पे कार्रवाई किया जाए, मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन बढ़ाया जाए, क्रिमिनल एसेट को जमा किया जाए, रियल एस्टेट कोऑपरेटिव मॉनिटरिंग किया जाए और टेनर फाइनेंसिंग को जो है वो रोक दिया जाए। अब इस पूरे मुद्दे को अगर भू राजनीतिक दृष्टि से अगर हम समझें तो भारत इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। क्यों चिंतित है? क्योंकि एक तो हमने ओपन बॉर्डर की बात की, दूसरा हमने किया कि सबसे ज्यादा व्यापार है, पर्यटन है, निवेश है, लोगों का आवागमन है। यदि नेपाल की वित्तीय विश्वसनीयता प्रभावित होती है तो उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव भारत पर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि हमने कहा व्यापारिक है ना। तो कुल मिलाकर नेपाल की आर्थिक स्थिरता भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ग्रे लिस्ट का मतलब व्यापार का रुक जाना नहीं, लेकिन अतिरिक्त बैंकिंग जांच बढ़ सकती है, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रक्रिया लंबी हो सकती है, निवेशकों में सतर्कता बढ़ सकती है, वित्तीय संस्थानों के अनुपालन लागत बढ़ सकती है। अब यह प्रश्न होता है कि इस कंडीशन में क्या चाइना नेपाल की मदद कर सकता है? सबसे चाइना नेपाल को निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय सहयोग दे सकता है, लेकिन एफएटीएफ की समस्या किसी देश से ऋण या निवेश मिलने का हल नहीं है, क्योंकि एफएटीएफ का मूल्यांकन नेपाल की वित्तीय प्रणाली और नियामक क्षमता पर आधारित है। यह निवेश का नहीं बल्कि फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी का प्रश्न है। जब तक एफएटीएफ यह नहीं मानता है कि नेपाल ने अपनी कमियों को दूर किया है, तब तक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय जगत में उसकी छवि प्रभावित रहेगी। तो क्या एफएटीएफ ब्लैकलिस्ट में जा सकता है? ये सबसे ज्यादा सवाल है। और ब्लैकलिस्ट में अगर जाएगा तो उसकी स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो साथियों, अगर नेपाल ने एफएटीएफ के डिमांड के हिसाब से कार्यों में प्रगति कर ली तो वो ब्लैकलिस्ट में नहीं जाएगा और फिलहाल तत्काल एफएटीएफ के नेपाल के ब्लैकलिस्ट में जाने का कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। ब्लैकलिस्ट आमतौर पर उन देशों पर आरक्षित किया जाता है जिसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। नेपाल लगातार सुधार करने के लिए कदम उठा रहा है। एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एपीजी और एफएटीएफ दोनों नेपाल की प्रगति निगरानी कर रहे हैं, सुधार के गुंजाइश दिख रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये जाने वाला है। तो अंततः हम यही कह सकते हैं कि नेपाल की समस्या केवल एफएटीएफ नहीं, वह शासन क्षमता की परीक्षा है। हवाला नेटवर्क रोक पाएगा कि नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग कम कर पाएगा कि नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मजबूत कर पाएगा कि नहीं, दुनिया का भरोसा जीत पाएगा कि नहीं, क्योंकि ग्रे लिस्ट केवल एक सूची नहीं, यह दुनिया के वित्तीय भरोसे का पैमाना है। और आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नेपाल अगली समीक्षा से पहले खुद को बदल पाएगा कि नहीं। आपको क्या लगता है, क्या सुधार होगा? आप अपने विचार जो हैं वो कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करके और अपना विचार जो है वो कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।